नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के सबसे लास्ट यूनिट इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, बेसिकली मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिखा दूं कि सबसे पहले वाले वीडियोस के इंटरनली हमने रिप्रोडक्टिव यूनिट को कवर किया था, जिसके इंटरनली 3 चैप्टर्स आते हैं। अगेन फिर हमने दूसरे यूनिट को देखा जिसके इंटरनली 3 चैप्टर्स आते हैं जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के। अगेन फिर हमने तीसरा जो यूनिट था बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के 2 चैप्टर्स को हमने कवर किया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, अगेन फिर हमने नेक्स्ट रिसेंटली टॉपिक को कवर किया था बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के 2 चैप्टर्स को, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को कवर कर सकते हैं। एंड गाइस, आज के वीडियोस के इंटरनली हम इकोलॉजी के यूनिट को कवर करने वाले हैं, जिसके इंटरनली हम 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, दूसरा इकोसिस्टम, तीसरा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। लास्ट जो हमारा चैप्टर्स था वो एक पॉल्यूशन से रिलेटेड था, जो कि अब हट चुका है। ठीक है, तो हम इस वीडियोस के इंटरनली 3 चैप्टर्स को ही कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, जिसका फर्स्ट यूनिट यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, इकोलॉजी का। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम आसानी से बारी बारी से एक एक करके टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले एक विनती है कि आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं। आई होप इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे और इस वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, इकोलॉजी। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक इकोलॉजी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीस किसे कहा जाता है। तो नीस का यहाँ पे आपको डिफिनेशन बताना है, जैसे कि द फंक्शनल रोल ऑफ प्ले बाई एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट इज लिव नोन एज नीस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2005 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, मतलब कि इनमें से कौन सा पेयरिंग मिसमैच दिया गया है उसी को आपको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सवाना दिया गया है, तो सवाना के यहाँ पे एस्केसस ट्री, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद पेरिस का यहाँ पे दिखा हुआ है क्या चीज़, इपीफाइट्स, तो इपीफाइट्स नहीं होता है यहाँ पे, पैराफोरेस्ट होना चाहिए था, मतलब कि परमाफोरेस्ट इज़ द राइट आंसर्स, बट यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा गया, तो ये मिसमैच हो गया, इसीलिए यहाँ पे बी इज़ द राइट। बाकी जो भी है वो सब के सब करेक्ट मैच किए गए हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 1997 का है। ठीक है, मतलब कि की स्टोन स्पेसिस इन एन इकोसिस्टम आर दोज विच, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नीस ऑफ ए स्पेसिस इज एन इकोसिस्टम रिफर्स टू इट्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स ए हो जाएगा, फंक्शंस एट इट्स प्लेस टू द अकरेंस। ओके, अगेन फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, 5 नंबर। यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अकर्स इन इंडिया, मतलब कि इंडिया के इंटरनली जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जम्मू एंड कश्मीर, ये तो नहीं हो सकता, राइट आंसर्स ये नहीं है। अगेन राजस्थान, ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे फिर दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है केरला एंड असम, तो केरल एंड असम इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इंडिया के इंटरनली केरल और असम में ही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेरिक इन्वायरमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, द राइट आंसर इज बी, लोअर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, अगेन फिर AIPMT 1993 का क्वेश्चन है, द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट, द राइट आंसर इज स्पेसीज। ओके, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2002 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सम सेम स्पेसिस, द राइट आंसर इज इंटरब्रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरब्रीडिंग हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डी इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is, an associations of individual of different species living in the same habitat and have functional interaction is known as biotic community। इसको हम biotic community करेक्ट ऑप्शंस करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, competition for light, nutrition and space is most
सर्विबिलिटी, द राइट आंसर इज बी, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन द सेम नीश। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे इकोलॉजिकल फैक्टर का। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि लिस्ट मैच 1 एंड मैच 2, ठीक है, कॉलम आपको मैच करना है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेलोफिल्स, तो हेलोफिल्स का यहाँ पे हम किस चीज़ को मिला देंगे, साल्टी एरिया को मिला देंगे, क्योंकि हेलोफिल्स जो होते हैं वो साल्टी एरिया होते हैं। अगेन फिर है थर्मो एसिडोफिल्स, तो थर्मो एसिडोफिल्स को हम यहाँ पे हॉट स्प्रिंग से मिला देंगे, एक साल्टी एरिया होता है, एक हॉट स्प्रिंग्स इसको मिला सकते हैं। अगेन फिर मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस का तो आपको पता ही है कि गॉट ऑफ रिमली एंड फिर लास्ट है हमारा साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट से मिला देंगे। मतलब 4, 1, 3 एंड 2 इज द राइट आंसर्स। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इट इज़ मच इजरी इन स्मॉल एनिमल्स टू रन अनपील and for the large animals because of A is the right answers, a smaller animal have higher metabolic rate, मतलब कि जितने ज़्यादा छोटे एनिमल होंगे उनके इंटरनली उतना ही बड़ा क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट होंगे, ठीक है। तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। बाकी जितने भी नीचे के क्वेश्चन है इस टॉपिक के वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशंस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीडेशन से कौन सा कनेक्टेड नहीं है। प्रीडेशन में क्या होता है कि एक को क्या होती है बेनाफाइड, मतलब कि एक को क्या होता है कि लाभ होती है तो दूसरे को हानि होता है, ठीक है। बट यहाँ पे कह रहा है बोथ द इंटरेक्शन स्पेसिस आर निगेटिव इम्पैक्ट। अब निगेटिव इम्पैक्ट दोनों को आ रहा है तो ये तो प्रीडेशंस नहीं है। बाकी इसमें कह रहा है कि इट माइट बी इन द एक्सटिंक्शंस एंड स्पेसिस, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों निगेटिव नहीं हो सकता। दोनों का दोनों निगेटिव कभी भी प्रीडेशंस में नहीं होता, कंपटीशन में होता है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नीट 2022 का क्वेश्चन और कितना ज़्यादा सिंपल है। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे कि किसी को अगर लाभ हो रही है तो उसके लिए प्लस साइन है, जिसको मतलब हानि हो रही है उसके लिए माइनस साइन है, और जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके लिए जीरो साइन है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको प्लस और माइनस यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे बीच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कैन बी अ साइन प्लस फॉर द स्पेसिस एंड नेगेटिव एंड अदर, मतलब कि एक को प्लस और दूसरे को माइनस। तो जिस किसी को प्लस है किसी को माइनस है। अभी हमने नीट 2022 वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि प्रीडेशंस पूछा था, लेकिन प्रीडेशन में क्या होता है, एक को हानि होती है दूसरे को लाभ होता है। तो यहाँ पे एक को हानि हो रहा है दूसरे को लाभ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्रीडेशन इज द राइट आंसर। ओके, जो कि नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इफ 8 ड्रोसोफिला इन लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक, the death rate in the population is dash individual per Drosophila per week. The right answer is 0.1. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन का है, इसीलिए सिंपल सा रट्टू क्वेश्चन है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इन स्पाइट of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved their survival? The right answer is source of partitioning. Okay, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वाले आपको इक्वेशन को देख करके बताना है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो होता है ये एक नेचुरल लॉगरिथमिक के बेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये नीट 2021 में पूछा गया था। समझिए कि सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के इस टॉपिक से, सिर्फ पॉपुलेशन टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन के वेटेज है प्रत्येक ईयर की। आपको 22 में एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखा, फिर 21 में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर 20 में भी हम 3 क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो बेस द नेचुरल लॉगरिथम। अगेन एमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंट। एमेंसलिज्म में एक को हानि हो रही होती है दूसरे को कुछ नहीं होता है, मतलब कि ना ही उसको लाभ होता है ना ही हानि होती है, मतलब कि एक को हानि हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये एमेंसलिज्म हो गया। ओके, सो द राइट आंसर इज ए। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैचिंग करना है यहाँ पे हर्बीवोर। अब हर्बीवोर को हम किस चीज़ से मैचिंग करेंगे, तो हर्बीवोर प्लांट जो होता है उसको हम यहाँ पे प्रीडेशन से मैचिंग कर देंगे कि क्योंकि हर्बीवोर प्लांट जो होते हैं उसमें एक को हानि होती है और दूसरे को लाभ होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रीडेशन इज द राइट आंसर। अगेन फिर यहाँ पे माइकोराइजा प्लांट। अब यहाँ से भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि हर्बीवोर प्लांट तो प्रीडेशन, माइकोराइजा प्लांट तो ये म्यूचुअलिज्म। अगेन फिर सी कैटल जो होते हैं, सीप कैटल, उसको हम यहाँ पे कंपटीशन से मिला देंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, दोनों में झगड़े होते हैं। और ऑर्किड ट्री जो होता है उसको तो हम कॉमर्शियलिज्म में मिला ही देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे 3, 2, 4 एंड 1 इज द राइट आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ज़्यादा ही सिंपल है, मतलब कि इतना ज़्यादा सिंपल भी क्वेश्चन
नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ दम ही नहीं है इसके क्वेश्चन में। द इम्पैक्ट ऑफ इमेजिनेशंस पॉपुलेशन डेंसिटी, द राइट आंसर इज पॉजिटिव। कभी भी पॉपुलेशन डेंसिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसीलिए नीट 2020 में एक क्वेश्चन यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन हमने पहले देख लिया और तीसरा क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ट के द्वारा बताना है कि क्या होता है इसमें से, ठीक है। तो स्पेसिस रिचनेस डिक्रीजेस, नहीं, गलत बात है। स्पेसिस रिचनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिटेड, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2020 में फिर से क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, मतलब कि चौथा क्वेश्चन अभी हम नीट 2020 का देखने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूटेड ऑफ अ पॉपुलेशन, द राइट आंसर इज स्पेसिस इंटरेक्शन, ठीक है। अगेन फिर हम पांचवा क्वेश्चन जो कि नीट 2020 का देख सकते हैं, तो 20 में ना 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ इस चैप्टर से, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच अ नोटोकोड, ठीक है, मतलब कि सच अ नाइकोटीन एंड यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटिनाइन एंड द कॉफलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट फॉर देयर डिफेंस एक्शन, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, बिटवीन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉमनसेलिज्म। तो ये नीट 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, फीमेल वॉस्प एंड द फिंग स्पीसीज, दिस इज नोन एज द एग्जांपल ऑफ कॉमनसेलिज्म, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, carnivore animal lion and leopard occupy by the same niche, but lion predate mostly large animal and leopard take a small one। मतलब कि समझिए कि दोनों में अंतर हो रहा है, दोनों में अंतर सा आ रहा है, तो कंपटीशन है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रिसोर्सेस पर्सनिंग, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं जो कि नीट 2019 में पूछा गया था। अगेन फिर तीसरा हमारा नीट 2019 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब कि आपको ना इन सारे स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, लाइकेन डू नॉट ग्रो द पॉल्यूटेड एरिया, बिल्कुल सही बात है। कभी भी आप लाइकोन को नहीं देख सकते कि वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो हो गया हो, कभी भी वो ना साफ एरिया में ही आता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगेन फिर है, अलगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड माइक्रोबायोटम, नहीं, आल्गी और लाइकेन में बहुत अंतर होता है, इसलिए गलत हो गया। फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज आर फाइकोबायोटम, नहीं, ये भी गलत, माइक्रो हो जाएगा। अगेन फिर है, लाइकन आर नॉट गुड पॉल्यूशंस इंडिकेटर्स, नहीं, लाइकन जो होता है ये एक प्रकार का गुड पॉल्यूटेंट रिएक्टेंट होता है और ये इंडिकेट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट कह रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। राइट आंसर इज ए। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2019 का ही है। तो समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे चौथा क्वेश्चन नीट 2019 का देख रहे हैं। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड established विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज ए, मतलब इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशंस विद माइक्रोराइजा। तो आप समझ सकते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और पूछे ही जाएंगे, मतलब प्रत्येक या 3-3 क्वेश्चन के वेटेज तो यहाँ से है ही सिर्फ पॉपुलेशन चैप्टर से, पॉपुलेशन टॉपिक से। तो आप पॉपुलेशन वाले टॉपिक को स्किप ना ही करें तो बेटर होगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि यहाँ पे मैचिंग पूछा गया है और बिल्कुल सिंपल सा मैचिंग है, कोई दिमाग लगाना नहीं है यहाँ पे आपको। क्वेश्चन क्या है, सैप्रोफाइट, तो सैप्रोफाइट का हम यहाँ पे 2 मिला देंगे, मतलब कि डीकम्पोजिशंस ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। अगेन पैरासाइट जिसको हम लिविंग ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल से मिला देंगे। अगेन लाइकेन, लाइकेन कहाँ पे होता है, तो बिल्कुल साफ सुथरे एरिया में होता है, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द algae एंड फंजाई, और माइक्रोराइजा इज द राइट आंसर, मतलब 2, 3, 4 एंड 1 इज द राइट आंसर, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2018 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीसीज ऑफ मोथ वेयर नॉन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर्स, द राइट आंसर इज योगा, जो कि नीट 2018 में पूछा गया है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटिलिटी इज नोन एज बर्थ रेट, जो कि नीट 2018 में सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next questions. Which one of the following populations interaction is widely used in medical science for the populations of antibiotic? So right answer is एमेंसेलिज्म, जो कि क्या है, एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पे। तो नीट 2018 में फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। अगेन फिर नेक्स्ट नीट 2018 का ही क्वेश्चन है, इन growing populations of a country, the right answer is C, reproductive individuals are more than the reproductive individuals, okay.
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, ए सिम्पटेट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन द राइट आंसर इज के इज ग्रेटर दैन एन, जो कि एनसीईआरटी का ही लाइन है और बिल्कुल एनसीईआरटी में आपको यह देखने को मिलेगा, आप जाकर के पॉपुलेशन वाले टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ। सो माइक्रोराइजा किसका एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, जो कि आप यहाँ से याद कर सकते हैं और नीट 2022 में भी ये मैचिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझिए कि ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है। माइक्रोराइजा इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन पे क्वेश्चन चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन्स स्टेट दैट इज नोन एज टू, मतलब कि नो टू स्पेसिस कैन बी द ऑक्यूपाई, मतलब इज द राइट आंसर, जो कि नीट 2016 में पूछा गया है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वेशंस इक्वल जीरो, द लॉजिस्टिक मॉडल इज, अब यहाँ पे ना इक्वेशंस दिया गया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि यहाँ पे है व्हेन एन नियर्स तक, ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पे राइट आंसर्स डी हो जाएगा। व्हेन एन अपॉन के इज एक्जैक्टली वन होना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पे क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2016 में ही पूछा गया है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेट बाय, द राइट आंसर इज जीएफ, द राइट आंसर इज जीएफ गॉसेस, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2016 में पूछा गया है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, पहले भी क्वेश्चन में, कि ये सारे वगैरह आपको नहीं पढ़ने, ये सब इंडिकेटर है, ठीक है। आपको मेन चीज़ यहीं पे दिया गया है प्लस माइनस, तो एक में प्लस एक में माइनस, मतलब कि एक को बोनाफाइड एक को प्रॉब्लम छोड़िए। तो प्रीडेशंस एंड पैरासिटिज्म इज द राइट आंसर। यहाँ पे पैरासिटिज्म अगर प्रीडेशंस पे रहता तो उसको भी हम करेक्ट करते, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अगेन फिर नीट 2016 का ही क्वेश्चन नेक्स्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द आर सेलेक्टेड स्पेसिस, द राइट आंसर इज ए, लार्ज नंबर ऑफ प्रेगनेंसी विद द स्मॉल साइज, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next questions. In which of the following interactions both partners are adversely affected? So the right answer is A, competition. Competition is the right answer, जो कि AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ए बायोलॉजिस्ट स्टडी द पॉपुलेशंस ऑफ रैट इन अ बॉर्न, ठीक है। अगेन फिर क्या है, ही फाउंड दैट द एवरेज नेटिलिटी वॉज 250, मतलब 250 नेटिलिटी उनके हैं, एंड एवरेज मोर्टिलिटी 240 है, ठीक है। एंड इमिग्रेशंस 20 एंड इमिग्रेशंस 30, एक इमिग्रेशंस है और एक एमिग्रेशंस है, 30 हो गया, ठीक है। द नेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज, तो आपको ना नेट इंक्रीजिंग बताना है, तो जब भी आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको जीरो ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो आंसर आएगा, ओके। अगेन फिर नीट 2013 में ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, A sedentary sea anemone get attached to the cell living in a hermit crab and this is association is known as एमेंसेलिज्म, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT। अब यहाँ पे ना ये एक पैरामीड आपको दिया गया था, अब इस पैरामीड के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इज पैरामीड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, अगेन रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दिख रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पुराना क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट शो नहीं करता। सो फाइनली इस चैप्टर को हमने बारी बारी से एक करके कवर कर लिया है, बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हम अपने सेकेंड चैप्टर्स को। दिस इज़ आवर सेकेंड चैप्टर इकोसिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। समझ सकते हैं कि इकोलॉजी जो टॉपिक आप ये जो वीडियोस कर रहे हैं, इस वीडियोस के करने के बाद आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो नीट में डायरेक्टली यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट को, ठीक है। उस टॉपिक को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स ड्यूरिंग डिकम्पोजिशंस इज करेक्टली डिस्क्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टली किसको डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रैगमेंटेशंस। तो फ्रैगमेंटेशंस का क्या मतलब होता है
कैरी आउट बाय द ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, बिल्कुल सही बात है, अर्थवर्म के द्वारा ही कैरी किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उसको फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो ये ऑप्शंस तो बिल्कुल ही करेक्ट कही जा रही है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है ह्यूमिडिफाई, अब यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशंस का क्या मतलब है, तो लिखा हुआ है लीड टू द एक्यूमुलेशंस ऑफ अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस है ह्यूमस, डार्क कलर सब्सटेंस ह्यूमस एंड विच अंडरगोज द माइक्रोबियल एक्शन एट अ वेरी फास्ट, ना वेरी स्लो होता है, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया। अगेन कैटाबोलिज्म लास्ट स्टेप इन द डीकम्पोजिशन अंडर फुली एनारोबिक कलर। उसके बाद लीचिंग का प्रोसेस क्या कह रहा है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, गलत ऑप्शन है, बिल्कुल नीचे से ही लेयर आते हैं और टॉप लेयर ऑफ सॉइल के इंटरनली क्यों जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो आपको पता ही है कि बायोटिक और एबायोटिक में सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो बायोटिक में होता है, और बायोटिक में भी किसका, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे ग्रासलैंड तो ये तो बायोटिक ही है, लेकिन ग्रास से ज़्यादा फॉरेस्ट में होगा क्योंकि जंगलों में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे पॉन्ड जो कि एबायोटिक है तो इसको तो हटा ही दीजिए, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी बेस्ट सीन वेस्ट इन, सो द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब कि इसका राइट आंसर से यहाँ पे बी हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द बेसिक राइट आंसर्स। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, तो इकोसिस्टम टर्म जो था वो किसने दिया था, तो इकोसिस्टम टर्म को यहाँ पे एजी ट्रांसलेट ने दिया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, और नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कि आप किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखें, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के, तो नीट 2016 में ना काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्रॉप लैंड इकोसिस्टम, द राइट आंसर इज यहाँ पे ये हो जाएगा लिस्ट जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जो कि नीट 2016 का ही क्वेश्चन है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ अ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम्स आर, द राइट आंसर इज बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि समझिए कि सिंपल से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और बिल्कुल ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, यहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है, डिकम्पोजिशन होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी होता है, लेकिन स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि AIPMT 2008 में पूछा गया था। यहाँ पे क्या है, क्यूरिकस स्पीसीज आर द डोमिनेंट कंपोनेंट, द राइट आंसर इज टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट, ओके, मतलब राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लैग इन नेचर्स इज ड्यू टू देयर, द राइट आंसर इज ए लो मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, so this is our next questions, an ecosystem which can be easily damaged but can recover after some time if damaging effect stop will be having, the right answer is A low stability and high salience, ठीक है, मतलब रेजिलियंस। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है, तो फॉरेस्ट तो है ही, लेकिन डेजर्ट के बाद माउंटेन दिया है, फिर ओशियन। हाँ, अब देखिए इन सारे ऑप्शंस में सारे के सारे स्टेबल ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब मोस्टली पूछा जा रहा है, तो मोस्टली ओशियन का होता है। सागर महासागर का कोई मतलब कि वो तो स्टेबल है, उसको कोई चूज़ ही नहीं कर सकता, उसको कोई देख ही नहीं सकता, और इंटरनली तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। फॉरेस्ट भी है, स्टेबल ही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा ओशियन होता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के लिए कौन सा यहाँ पे ट्रू है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको चूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लिस्ट डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स, तो लिस्टली नहीं होता, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगेन फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आउट नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन ही गलत है। प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, हाँ बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स की संख्या काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। जैसे कि आप फॉरेस्ट देखिए और फॉरेस्ट से एनिमल में आए, तो फॉरेस्ट जो होता है, जैसे कि जंगल जो होते हैं वो तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, लेकिन उनको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी संख्या कम होती है, ठीक है।
इसीलिए प्रोड्यूसर्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं, मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, मतलब कि प्रोड्यूसर्स आर मोर देन, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं किससे, प्राइमरी कंज्यूमर्स से। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इन एन इकोसिस्टम विच वन शो वन वे पैसेज। ठीक है, अब आपको बताना है वन वे पैसेज किस में पॉसिबल है, किस में शो होता है। तो सबसे पहले कार्बन, गलत ऑप्शन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, इनको हटा ही दीजिए। फ्री एनर्जी होगा ना, फ्री एनर्जी में क्या होता है कि वहाँ पे वन वे पैसेज, इकोसिस्टम के वन वे पैसेज क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। अगेन फिर ये सब AIPMT के हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आप पूछे नहीं जा रहे हैं, बट हम देख रहे हैं बस सिंपल सिंपल सा जो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब जैसे देखिए, डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट, द राइट आंसर इज डी, ऑपरेट इन द रैली टर्न्स एंड सैम्प्लीफाइंग स्टेप बाई स्टेप द ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ डेड बॉडी। द राइट आंसर इज डी। ओके, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है जो कि आप पढ़ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 2, प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो, जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिए गए हैं। 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट आपको चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस। डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस होता है, इन विच प्रोसेस detritus is degraded into a simple substances by microbes। बिल्कुल सही बात है, माइक्रोब्स के थ्रू क्या किया जाता है, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है जो भी डेड डिकेइंग प्लांट होते हैं उसको। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा स्टेटमेंट है डिकम्पोजिशन इज अ फास्टर। नहीं, डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है क्योंकि वो बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर चूज द करेक्ट ऑप्शन। द राइट आंसर इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। अगेन आते हैं जो कि नीट 2020 में, अगेन फिर 22 में पूछा गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस, और इस क्वेश्चन को जिसने नहीं किया समझिए कि क्या ही बताऊँ मैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन एन इकोसिस्टम GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP वेयर R इज रिप्रेजेंटेड। द राइट आंसर इज रेस्पिरेटरी लॉस, जो कि काफ़ी ज़्यादा और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये है, जो कि रिपीट हुआ था नीट 2021 में और नीट 2023 में आया। 24 में नहीं आएगा लेकिन 25 में फिर से आएगा, तो 24 में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, देखते हैं आता है या नहीं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज अ फास्टर इन अ इकोसिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कहने का मतलब कि जो नहीं होता है उसको चूज करना है आपको। तो डेट्राइटस रिचेज इन द लिग्निन एंड काइटिन, बिल्कुल गलत बात है। डेट्राइटस जो होते हैं वो लिग्निन काइटिन में काफ़ी कम पाया जाता है, इसलिए गलत ऑप्शन है। इसलिए डी इज द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज नहीं करना था, एक्सेप्ट। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है, बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है, एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अब देखिए, जैसे कि फर्स्ट जो है तो फर्स्ट में तो सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन फोर्थ में तो कम होगा ना भाई, क्योंकि 10-10% कम होता जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि 100% किसी भी जंगल में, जैसे कोई प्लांट है, प्लांट को किसी बकरी ने खाया, ठीक है, तो प्लांट में अगर 100% है तो बकरी में अब उस 100% का 10% ही जाएगा ना। तो समझिए कि 1 से 4 तक जाएगा तो वो तो कम होगा, लेकिन यहाँ इंक्रीज़ क्या है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ना। तो इसीलिए यहाँ पे 20 द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2020 में पूछा गया, मैचिंग क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, है ना, ट्रॉफिक लेवल के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को हम यहाँ पे किस चीज़ से मिलाएंगे। वल्चर जो होते हैं ना, इसको कोई नहीं खा सकता। वल्चर जो होता है वो सबसे लास्ट प्राणी आते हैं और टॉप प्राणी आते हैं, टॉप कंज्यूमर होते हैं, इसीलिए वल्चर इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अगेन दूसरा जो हमारा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। अब यहाँ पे सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो है इसको हम किस चीज़ से मिलाएंगे, तो जो मतलब कि ग्रास को खाता हो उसको हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल। तो ग्रास को कौन खा सकता है, ग्रास को यहाँ पे रैबिट खा सकता है, इसीलिए सेकंड ट्रॉफिक लेवल ये हो जाएगा। अगेन फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रास हो गया, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल इस रैबिट को जो मतलब कि जैसे कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल में क्रो हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी, 2, 3, 4 एंड 1। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन रिलेशंस टू ग्रो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, which one of the following statement is correct? The right answer is A. Gross primary productivity is always more than that of प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जो कि नीट 2020 में पूछा गया है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट एनिमल दैट इन डीप ओशियन वाटर आर। द राइट आंसर इज डेट्राइटिवोर्स। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20 जूल ऑफ द एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे ना बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा ही लगाना है। जैसे कि इफ 20 जूल ऑफ द एनर्जी ट्रैप एट अ प्रोड्यूसर्स लेवल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द पिकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन। अब ना यहाँ पे जैसे कि फूड चैन की बात की जा रही है, जैसे कि प्लांट में अगर कितना है 20 जूल है, ठीक है, प्लांट में कितना है 20 जूल है, तो 20 से 22 में कितना जाएगा 20/10, 20 का 10%, तो 20/10 मतलब कि 2.0%, ठीक है। अगेन फिर इसी का 10% निकाले तो 0.20%, और जब पिकॉक में जाएगा तो 0.02% आएगा, मतलब द राइट आंसर इज 0.02 जूल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जिसमें 10 से भाग करते चले जाना है आपको। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, द राइट आंसर इज कंज्यूमर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होता है उसी को हम कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, और कंज्यूमर्स में भी कौन से कंज्यूमर्स, तो फर्स्ट कंज्यूमर्स, ठीक है, मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि नीट 2013 में पूछा गया था। पैरासाइट को तो हटा ही दीजिए, डिकम्पोजिटर तो यहाँ पे बैक्टीरिया आता है और फंगी आता है, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्टिविटी, और फर्स्ट प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोड्यूसर, तो राइट आंसर यहाँ पे सी ही होगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पे फूड वेव आपको दिया गया है। अब इस फूड वेव के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सजाना है कि जैसे कि यहाँ पे बता रहा है डियर को किसी रैबिट ने खा लिया, तो ये तो गलत ऑप्शन है ना भाई, डियर को कोई रैबिट कैसे खा सकता है। अगेन डॉग को स्क्वायरल खा लिया, क्योंकि कितना गलत ऑप्शन दिया गया है। रैट को कोई डॉग खा सकता है, डॉग को कोई टॉर्टोइस को कोई क्रो खा सकता है, मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे चैन सही दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायरल को कोई कैट तो नहीं खा सकता, कैट तो शाकाहारी होती है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन अ फॉलोइंग चैन। अब देखिए फूड चैन यहाँ पे दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट। जैसे प्लांट को कोई इंसेक्ट खाया, इंसेक्ट को किसी फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को किसी डैश ने खाया, और डैश को किसी ईगल ने खाया, तो फ्रॉग को कौन खा सकता है, फ्रॉग को कोई सांप खा सकता है। सांप में भी कौन सा सांप, तो सांप को ही पहले चूज़ करेंगे ना। अब रैबिट, फ्रॉग को रैबिट तो नहीं खा सकता, फ्रॉग को कोई वोल्फ तो नहीं खा सकता, फ्रॉग को कोई पैरोट, अब फ्रॉग को जैसे कि कोई मेढक है, अब उसको कोई पैरोट कैसे खा सकता है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, कोबरा इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि एक सांप है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कहा जा रहा है, मतलब कि एन एरिया ऑफ द टाइम इज कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप, जो कि AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस द प्रोपोर्शन ऑफ पार जो होता है वो क्या होता है, पार्शियली। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हमें नहीं देखना है, यहाँ पे राइट आंसर का हो जाएगा लेस देन 50%, जो कि AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शंस, ठीक है, बाई दी यहाँ पे हर्बीवोर एंड द डिकम्पोजिशंस इज कॉल्ड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि AIPMT 2010 में पूछा गया था। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो रिपीटेड हो सकता है किसी ना किसी फॉर्म में, समझिए कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन यहाँ पे आएगा इस पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इसे करना भी नहीं चाहिए, बट थोड़े से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। जैसे कि यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, द राइट आंसर इज फिश, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लॉजिक को आपको कॉमेंट करना है, ठीक है, कि इसका राइट आंसर से यहाँ पे बी कैसे होगा, ठीक। अगेन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम and type has the highest net primary productivity, the right answer is tropical rainforest, जो कि AIPMT 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर एंड गवर्न द सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक एंड द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हर्बीवोर टू कार्निवोर, द राइट आंसर इज 10%, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the rate at which light energy is converted into chemical energy of organic molecules is the ecosystem, the right answer is GP, gross primary productivity, okay। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे ना देखिए इसका कोरल रीफ देखते ही मुझे आंसर लग गया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट क्या होता है, कोरल रीफ हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इन अ बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर। हर्बीवोर जो होता है यही प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स कहने का मतलब है कि जो प्लांट को खाता हो। प्लांट को अब कौन खाएगा? शाकाहारी जंतु ही खाएगा, कोई मांसाहारी नहीं खा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ना कार्निवोर कभी नहीं होगा, ओमनिवोर तो होगा ही नहीं, है ना। अगेन फिर यहाँ पे हर्बीवोर इज द राइट आंसर, जो कि शुद्ध शाकाहारी चीज़ें हैं। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो कि एनसीईआरटी के ही लाइन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ लैक इज राइट आंसर जू प्लैंक्टन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चैन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू द फॉर्म एंड द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज डेट्राइटस फूड चैन DFS, ठीक है, DPC। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक द करेक्ट फूड चैन। आपको करेक्ट फूड चैन पिक करना है। जैसे कि ग्रास को कोई कॉमी लेना है, ये भी तो एक प्लांट ही है, तो नहीं खा सकता, गलत ऑप्शन है। ग्रास को कोई फॉक्स खा ले, फॉक्स को कोई रैबिट नहीं खा सकता। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टन को कोई जू प्लैंक्टन खा ले और जू प्लैंक्टन को कोई फिश खा ले, बिल्कुल सही बात है। अगेन फिर यहाँ पे फॉलन लीव्स को बैक्टीरिया खा ले, बैक्टीरिया को इंसेक्ट, इंसेक्ट को लार्वा, गलत ऑप्शन हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन प्लैंक्टन, ठीक है, जो कि AIPMT 1998 का क्वेश्चन है। अगेन हमारा तीसरा जो टॉपिक आ गया है यहाँ पे, इकोलॉजिकल पैरामिड एंड सक्सेशंस का, जहाँ से क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। कभी कभी एक भी क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी 3-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आपको चूज करना है। जैसे कि पैरामीटर ऑफ बायोमास इन सी जनरली इनवर्टिब्रेट, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे है पैरामीटर ऑफ बायोमास इन सी जनरली, अभी तो हमने देखा कि इन्वर्टेड होगा, अपराइट गलत ऑप्शन हो गया ना, इसीलिए यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर्स। बाकी एनर्जी ऑफ, जैसे कि पैरामीटर ऑफ एनर्जी पूछा है तो ये अपराइट ऑलवेज होता है, सही बात है। पैरामीटर ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर्स यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि गलत ऑप्शन है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पैरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। द राइट आंसर इज सी, पैरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज ऑलवेज इन्वर्टेड, बाकी सबके सब अपराइट होते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what type of ecological pyramid would be obtained with the following data। तो यहाँ पे फॉलोइंग डाटा दिए गए, जैसे कि सेकेंडरी कंज्यूमर का 120 ग्राम दिया है, प्राइमरी कंज्यूमर्स का 60 ग्राम, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का 10 ग्राम। तो नीट 2019 में पूछा गया था, ये इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ बायोमास है। इन्वर्टेड पैरामिड इसलिए क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि घटना चाहिए था लेकिन ये बढ़ रहा है, तो ये इन्वर्टेड हो गया। अगेन फिर इन्वर्टेड कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले ऐसा फिगर, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फिगर, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा फिगर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो कि AIPMT 2015 में पूछा गया था, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए, इसमें फर्स्ट ऑप्शंस जो है, द ग्रेजुअली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन स्पेसिस कंपोजिशंस अकर्स इन द गिवन एरिया। द राइट आंसर इज 1। अगेन फिर आते हैं जो कि मैचिंग का क्वेश्चन है AIPMT का। अर्थवर्म को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, तो डेट्री वोल्ट से मिला देंगे। अर्थवर्म जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सक्सेशंस, जो कि पैनुअल स्पीशीज आएगा। अगेन इकोसिस्टम सर्विस, जो कि पॉलिनेशंस हो जाएगा। एंड पॉपुलेशंस ग्रोथ को हम यहाँ पे नेटिलिटी से मिला देंगे। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2143 हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। गिवन बिलो दी, अब यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कुछ इमरजेंस पैरामीटर के नंबर दिए गए हैं, ठीक है। उसी में से आपको चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बढ़ता जा रहा है, जैसे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब पहले छोटा था, फिर बड़ा, और फिर घटता चला गया। मतलब कि ये जो है, ये लेवल ऑफ द PC इन इंसेक्ट, लेवल ऑफ SC इन द स्मॉलेस्ट इन्वर्टिब्रेट ऑफ द बर्ड्स। मतलब कि यहाँ पे आपको चूज़ करना है। जैसे कि SC जो दिया हुआ है किसका है, तो बर्ड्स का है, तो यहाँ पे बर्ड्स लिखा हुआ है, इसीलिए ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अपराइट पैरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, तो ये फॉरेस्ट में एब्सेंट होते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसिडे इज ऑक्यूपाइड बाई द प्लांट लाइक वेलेसन एरिया, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, लेकिन कैसे होगा आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फोर पैरामीटर ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट वेयर एज द रिमेनिंग 3 आर द करेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि लिखा हुआ है, इट शो एनर्जी कंटेंट एंड डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सही ऑप्शन है। इट इज़ इन्वर्टेड इन शेप, नहीं, ये अपराइट होता है भाई ना, गलत ऑप्शन हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेकिन इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, बी हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Which one of the following is not used for contrasting for the ecological pyramid? The right answer is phrase weight. Okay, again फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. So this is our next questions. In a terrestrial ecosystem such as forest, maximum energy in an which trophic level? The right answer is T1. T1 में क्या होता है कि जो भी होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और प्रोड्यूसर्स के बाद सबसे मतलब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा क्या होता है कि एनर्जी होता है. ठीक है, बाकी जितने ज़्यादा हम ऊपर जाते रहेंगे और सबसे टॉप कंज्यूमर जो होंगे उसमें सबसे कम एनर्जी होगा. ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. इन अ फूड चेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ? द राइट आंसर इज डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन जो होता है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो कि बैक्टीरिया और फंगी होते हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में बैक्टीरिया और फंगी की संख्या होती है इन द डिकम्पोजिशन. बाकी प्रोड्यूसर्स में तो प्लांट आते हैं इसके बाद, उसके बाद प्राइमरी और टर्शियरी कंज्यूमर जस्ट इसके बाद आता है, जो कि कम होता चला जाता है इसका ऑर्गेनिज्म. अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. द नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी अल्टीमेट डिपेंड ऑन द क्लाइमेट इज द राइट आंसर. ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसीलिए हम इस क्वेश्चंस को छोड़ के आगे की क्वेश्चंस पे आते हैं. द पैरामिड विच कैन नॉट बी इन्वर्टेड इन अ स्टेबल इकोसिस्टम, दिस इज एनर्जी. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिएंट साइकिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेटेड फॉस्फोरस साइकिल? द राइट आंसर इज वेयरिंग ऑफ रॉक. रॉक को वेयरिंग करने का काम करता है. ठीक है, क्योंकि नीट 2022 में पूछा गया था. अगेन फिर नीट 2022 का एक क्वेश्चन है. डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन, जो कि हमने पहले ही मैचिंग में देखा था. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है. द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एन कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन ऑन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम रिफर्स टू एज स्टैंडिंग क्रॉप. ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट या क्रॉप बोल सकते हैं. अगेन फिर नेक्स्ट है क्या यहाँ पे नीट 2020 में पूछा गया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉस्फोरस साइकिल? द राइट आंसर इज सी. देयर इज अप्रोप्रिएट रेस्पिरेटरी रिलीज फॉर द फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2015 में पूछा गया था. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही लॉजिकली क्वेश्चन है. जैसे देखिए, अब गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, तो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल का राइट आंसर यहाँ पे एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन होता है, और सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल का राइट आंसर यहाँ पे फॉस्फोरस और क्या होता है, सल्फर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा. बाकी सारे जो भी ऑप्शन हैं वो गलत ऑप्शन लिखे हुए हैं. ठीक है, इसलिए गलत ऑप्शन है. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि AIPMT 2014 में पूछा गया था. गिवन बिलो द सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फॉस्फोरस साइक्लिंग इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. अब 4 स्टेटमेंट है, चारों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले डेट्राइटस फिर रॉक मटेरियल में कन्वर्ट करेगा, फिर प्रोड्यूसर्स बनेगा, और तब जाके लीटर फिल होगा. लीटर फिल कहने का मतलब है कि पत्ते वहाँ पे झड़ जाएंगे, और पत्ते झड़ने के बाद फिर से क्या होगा कि किसी न किसी डेट्राइटस, किसी न किसी बैक्टीरिया के द्वारा उसको तोड़ के छोटा छोटा कर दिया जाएगा, और फिर वो रॉक मटेरियल में कन्वर्ट होगा, और तब जाके वो प्रोड्यूसर्स बनेगा. फिर वहाँ से प्लांट उगेंगे, प्लांट से फिर पत्ती होगा, और फिर से लेटर फिल होगा. ठीक है, तो राइट आंसर से यहाँ पे सी हो जाएगा. अब यहाँ पे सबसे पहले पत्तेझड़ हो जाएगा, फिर प्रोड्यूसर्स थोड़ी आएंगे, उसके बाद रॉक मटेरियल्स आना चाहिए था, तो गलत ऑप्शन हो गया. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेचुरल रिजॉर्वर ऑफ फॉस्फोरस इज? द राइट आंसर इज रॉक, जो कि नीट 2013 में पूछा गया था. अगेन फिर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोलॉजिकल साइकिल इन इकोसिस्टम? तो फॉस्फोरस जो होता है वो एक प्रकार का सेडिमेंट्री साइकिल है, जो कि अभी हमने AIPMT 2015 में देखा था. ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर साइकिल ये तो सही है, नाइट्रोजन सही है, कार्बन सही है, बाकी फॉस्फोरस साइकिल नहीं हो सकता, इसलिए गलत ऑप्शन हो जाएगा. अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Again, this is our next questions. About 70% of total global carbon is found in. The right answer is ocean. ओशियन के इंटरनली क्या होता है कि लगभग 70% जो होते हैं ना वो ग्लोबल कार्बन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. यहाँ पे आपको ना पेज नंबर भी लिखा हुआ है, जितने भी मतलब कि यहाँ पे लिखे हुए हैं सबके सब पेज नंबर है. उस पेज नंबर पे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल NCERT के लाइन में मिल जाएगा. ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिसमैच? द राइट आंसर इज बी. अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा. फॉसल्स फ्यूल बर्निंग रिलीज द CO2. तो CO2 जो होते हैं वहाँ पे रिलीज नहीं होते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही है. ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. If by radiations all nitrogenous enzymes are inactivated, then there will be no fixations of nitrogen in legumes. ठीक है, so the right answer is A. Again फिर next questions क्या है. Which one of the following pair
is a sedimentary type of biological cycle. The right answer is biogeochemical cycle. The right answer is B. Phosphorus and sulfur is the right answer, जो कि एक सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी पुराना है, बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अगेन। फिर क्या है, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन अ कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में जो इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरिया, उनका मेन रोल क्या होता है वही आपको बताना है। तो सबसे पहले वो डाइजेशन का काम करते हैं और ब्रेक डाउन का काम करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का है, बल्क CO2 फिक्सेशन अकर इन। द राइट आंसर इज ओशियंस, ठीक है। तो समझिए कि हमने जितने भी आज तक इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। आई होप यू फाइनली बारी बारी से हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब जाते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट चैप्टर्स, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जिसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा बायोडाइवर्सिटी का, जिसके इंटरनली हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो बिल्कुल ही सिंपल सा है। देखिए क्या है, जैसे कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ये एक कॉज होता है बायोडाइवर्सिटी का। उसके बाद फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पेसिस इन्वेंशन एंड को एक्सटिंक्शन, ये सब के सब ना कॉज होते हैं किसके, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के। तो यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोबल एग्जिबिट हाईएस्ट स्पेसिस डाइवर्सिटी। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का, ठीक है। और ये सब के सब आपको जैसे कि हिमालय, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, ये सब जो हैं ये एक प्रकार के क्या हैं, सैग्रेड ग्रुप्स वगैरह जो आपने पढ़े हैं वो सब के सब यहाँ पे उन सब के इंटरनली भी क्या होता है कि मतलब कि बायोडाइवर्सिटी होते हैं। बट इन सारे ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी होगा वो फॉरेस्ट में होगा, और फॉरेस्ट में भी अमेजोनियम रेन फॉरेस्ट का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2019 का है। यहाँ पे क्या है कि डिक्लाइन द पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया नेटिव फिशेज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ यहाँ पे क्लियर्स ग्राफिकन इन द रिवर एंड यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज। द राइट आंसर इज एलियन स्पेसिस इन्वेंशंस, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शंस। तो यहाँ पे ना हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंट इज द राइट आंसर्स, क्योंकि एक्सटिंक्शंस की बात की जा रही है, ओके। और यहाँ पे कॉज पूछा जा रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस का कॉज यहाँ पे हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। बाकी जो जैसे कि एलियन स्पीसीज, तो यहाँ पे किसी भी फिश वगैरह का नाम आता तो हम इसको चूज़ करते, बट हमें यहाँ पे एनिमल और प्लांट के लिए ड्राइवन एक्सटिंक्शंस पूछा गया है, इसीलिए हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंट इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन इंडिया, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे रिवर डॉल्फिन हो जाएगा। ब्लू व्हेल के बारे में हमें नहीं पढ़ना, तो नीट 2016 में यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिवर डॉल्फिन। डॉल्फिन के हमें बारे में पढ़ना है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन होता है, तो डॉल्फिन जो होता है वो एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। व्हेल जो होता है वो राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं है, लेकिन वो जलीय प्राणी है, बट जलीय जीव जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, plant such as प्रोस्पिटा, एक्विका एंड कैरिपस रिपर्स एस्टर। तो ये सब जो होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं, फॉरेस्ट के इंटरनली पाए जाते हैं। थॉरन फॉरेस्ट इज द राइट आंसर्स, ठीक है। और ये एक प्रकार के मछली होते हैं, ओके। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था। स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप के डिस्कवर कौन है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिस पर क्वेश्चन नीट 2023 में भी आया हुआ है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर क्या कहा गया, कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बिग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शंस। तो अभी हमने जस्ट देखा था कौन से, नीट 2019 में यही क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे देखा था, तो सेमी रिपीट था, ठीक है। नीट 2016 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट है, रेट डाटा कंसिस्ट डाटा और द इंफॉर्मेशन और थ्रोड इन स्पेसिस। जो भी स्पेसिस मतलब कि डिस्टिंक्ट मतलब कि ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, उन्हीं को रेट डाटा बुक में कंक्लूड किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब आपको यहाँ पे करेक्टली मैच चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्की काइमा मतलब कि आर्किनो काइमा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखा है ऑप्शनिया। ये तो गलत ऑप्शन कही जा रही है,
उसके बाद आल्गी पैरामिड जिसके बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं हम। पार्थेनियम का यहाँ पे क्या मिला है, पार्थेनियम हाइड्रोपर। अब यहाँ पे क्या मिला है, थ्रेट ऑफ टू बायोडाइवर्सिटी। हाँ ये बिल्कुल सही है, थ्रेट हो जाता है यहाँ पे। पार्थेनियम जो है ये एक प्रकार का कैरेट ग्रास होता है जो कि विलुप्त हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन है, बिल्कुल ही करेक्टली मैच किया गया। और स्ट्रैटिफिकेशन का पॉपुलेशंस लिखा है, तो स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पॉपुलेशंस लिखा है तो बिल्कुल ही ऑप्शंस गलत है, क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है वो मतलब कि क्या होता है, इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस पॉपुलेशन से रिलेटेड जो कि बिल्कुल ही अलग टाइप का ऑप्शन है। अगेन फिर यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रहा है, जैसे कि इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ए को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पूरे बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा मोलास्का होता है, ठीक है। मोलास्का के बाद फिर यहाँ पे आपको बड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे बी, तो बी में अदर हो सकता है, जैसे कि यहाँ इंसेक्ट हो जाएगा। और सी में हम देख लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मोलास्का, ठीक है, उसके बाद फिर अदर एनिमल ग्रुप जो कि बी में होता है, और सी वाले में हम इसको क्रेस्टेशियंस और इंसेक्ट को मिला सकते हैं, मतलब कि सी इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पीसीज फैक्टिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क टू एक्सटिंक्शंस इन द मेडिटेरिया फीचर्स इज कॉल्ड, द राइट आंसर इज सी, क्राइटिकली एंड इंजर्ड, ठीक है। इंडेंजर्ड इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। This is our next questions. The organizations which published the red data list species. तो यहाँ पे IUCN होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेशनल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर्स। बाकी ये सब में क्या किया जाता है, रेड डाटा बुक में कंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। IUCN इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिस अमॉन्ग ग्लोबल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो कि ये जो है ये नीट 2013 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर यहाँ पे फंगी हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू डाइवर्सिटी इन द फाउंड इन द ग्रुप, द राइट आंसर इज मोनेरा। मोनेरा में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं इन द डाइवर्सिटी, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसिस इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो राइट आंसर से यहाँ पे फंगी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फंगी होगा। यहाँ से ना आप कुछ क्वेश्चन याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग सो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द इंडिया, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी होता है वो राइस का होता है, क्योंकि इंडिया के लोगों को राइस की खेती करनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ का होता है, तो राइस का ही होता है। मैंगो का कम होता है, मेज़ का बेसिकली राइस के बाद मेज़ का ही होता है, ग्राउंडनट का उससे कम, और फिर मैंगो भी होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस होता है, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following have the highest number of species in the nature? The right answer is insect. Insect is the right answer, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि आपको यहाँ पे करेक्ट मैचिंग करना है, जैसे कि फुल फॉर्म दिए गए हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म टू द एक्रोमेडियन, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे UNEP, तो UNEP तो हमें पढ़ना ही नहीं है अपने सिलेबस में, तो इसको तो पहले ही कट कर दीजिए। EPA भी नहीं पढ़ना, IPCC भी नहीं पढ़ना, हमको IUCN पढ़ना है। अब यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो कि सी इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर ICBN पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि चैप्टर 1 में भी हमें पढ़ना है 11th क्लास के, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ICBN का इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें जब भी बॉटनी की बात की जाएगी तो इसमें ऑफ लगता है, लेकिन जब भी जूलॉजी जैसे कि ICZN रहता तो इंटरनेशनल कोड 4 हो जाता है यहाँ पे, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is which one of the following pairs of organisms are exotic species introduced in India? The right answer is C, water hyacinth and Prosopis cinerea, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। which of the following pairs of an animals and plant represent endangered organism in India, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स ए हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ हो जाएगा, बेंटिका नुक्रिया एंड द रेड पांडा। ये सब जो होते हैं ये एक प्रकार के इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो कि इंडिया से विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ठीक है। बाकी मोंकी तो अभी है ही, आपको पता ही है। लेपर्ड नहीं है, लेकिन ये है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे सही, लेकिन जो भी है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज कैरियो स्टोन स्पीसीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको चूज करना है कि कैरियो स्टोम क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आप ए को मिक्सअप कर सकते हैं। अगेन आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड डाटा लिस्ट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा। अब रेड पांडा का स्टेटस क्या होता है, प्रकार के इंडेंजर्ड है। इस कहने का मतलब होता है कि वो विलुप्त हो चुका है, लेकिन रेड पांडा जो है वो इंडेंजर्ड है, मतलब कि विलुप्त होने की कगार पे है, खत्म होने की कगार पे, ठीक है।
आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर, द राइट आंसर इज 202, ठीक है, 2002 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि डाटा है, आपको याद रखें, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ द सोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड फाइनेंस्ड लाइट एंड वर्डनेस्ट ऑफ द मोस्ट एवेंस वूल एंड, तो यहाँ पे राइट आंसर चालू हो जाएगा, जो कि पहले के मतलब कि आपके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इन सिटू कंजर्वेशन रिफर्स टू। अब इन सिटू कंजर्वेशन जो होता है वो हम उसको किस चीज़ से रिफर्स करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कंजर्व ओनली हाई रिस्किंग। अब इन सिटू में क्या होता है कि ओनली का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें सबको मतलब कि लिया जाता है, जैसे कि रिस्क स्पेसिस है, हाईली रिस्क स्पेसिस तो उसको भी ले लेंगे, इन डेजर्ट स्पेसिस उसको भी लेंगे हम, यहाँ पे एक्सटिंक्ट स्पेसिस है उसको भी हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत है। प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, सबके सब इकोसिस्टम को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट और कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग इन ईच सेट ऑफ अ कंजर्वेशन अप्रोचेस एंड एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ कंजर्वेशन आर गिवन, द राइट आंसर इज इन सिटू कंजर्वेशन इज बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक्स सिटू कंजर्वेशन सैग्रेड ग्रुप्स नहीं, यहाँ पे ना इन सिटू कंजर्वेशन होता है सैग्रेड ग्रुप, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है इन सिटू कंजर्वेशन सीड बैंक नहीं, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, तो ये भी गलत हो गया। एक्स सिटू कंजर्वेशन इज क्रायोप्राइजर्वेशन, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि यहाँ पे 1 and 4 इज द राइट आंसर, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओके। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द राइट आंसर इज बोटेनिकल गार्डन। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो इन सिटू कंजर्वेशन के हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इन सिटू कंजर्वेशन नहीं चूज करना था, ठीक है, तो राइट आंसर्स भी हो। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। The Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called, the right answer is A, for conservation of biodiversity and sustainable unlisted of the benefits, ठीक है, जो कि नीट 2021 में भी पूछा गया है कि 1992 ईस्वी में जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो के अकॉर्डिंग, उसका मतलब क्या था, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, मतलब कि एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि सैग्रेड ग्रुप्स जो है वो इन सिटू कंजर्वेशन होता है, ना कि एक्स सिटू, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन एक्स सिटू कंजर्वेशन के हैं। अगेन फिर इन वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ द थ्रेड एनिमल ऑफ अ प्लांट, द राइट आंसर इज ए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। बाकी सारे ऑप्शन ये सब जो है वो इन सिटू कंजर्वेशन के हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक्स सिटू कंजर्वेशन चूज करना था, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे ना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से या फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रत्येक ईयर, ठीक है। अगेन फिर नीट 2017 में फिर से क्वेश्चन आ गया, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ लार्जली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउ इज नोन एज, द राइट आंसर इज कोर जोन, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगेन फिर क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट was introduced in India during 1980 is the right answer, जो कि NCERT का लाइन है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द फेमस मस्क डियर इन द हिंगोल्स, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, डेंगविक नेशनल पार्क एंड जम्मू एंड द कश्मीर, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टिल द नॉर्मल मेयर, ठीक है। तो हमारे जो पूरे वर्ल्ड में पूछा जा रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में जो हॉट स्पॉट है वो टोटल के टोटल 34 है, ठीक है, 34 है, और इंडिया में 3 है, ठीक है, इंडिया में टोटल 3 हॉट स्पॉट है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिस कन्फर्म टू अ पार्टिकुलर रीजन्स एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म एज, द राइट आंसर इज एंडेमिक। Again this is our next questions, an example of ex situ conservation is, the right answer is seed bank। seed bank जो है वो ex situ conservation होता है, बाकी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सफारी सेंचुरी या फिर सैग्रेड ग्रुप्स ये सब के सब इन सिटू कंजर्वेशन है।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्स सिटू प्लांट। सो द राइट आंसर इज यहाँ पे सी हो जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि इन सिटू कंजर्वेशन है। बाकी फील्ड जीन ब्लैंक या फिर सीड बैंक या फिर बोटानिकल गार्डन, ये सब के सब एक्स सिटू कंजर्वेशन है। आप यहाँ से एन सिटू और एक्स सिटू को कंजर्वेशन के एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन द इंडिया एंड हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया में टोटल 3 हॉट स्पॉट होता है, जो कि मैंने पहले बताया, एक वेस्टर्न घाट का, दूसरा इंडो वर्मा, तीसरा हिमालय गिरी, ठीक है। और ईस्टर्न घाट तो ये गलत है, जेनेटिक प्लांट ये गलत है, यहाँ पे मतलब ये भी गलत है। तो राइट आंसर से यहाँ पे डी होगा, वेस्टर्न घाट का, ठीक है। अब इस तीनों में आपको जो भी ऑप्शन आएगा उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is the question on ex situ and in situ conservation. So which one of the following is not included under in situ conservation? in situ conservation में कौन included नहीं है, मतलब कि हमें ex situ conservation चूज़ करना है। तो बोटानिकल गार्डन जो होता है वो एक ex situ conservation है। बाकी सेंचुरी हो गया या फिर यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ये सब के सब इन सिटू कंजर्वेशन है। तो राइट आंसर से यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, दैट इज वेस्टर्न घाट, जो कि फिर से क्वेश्चन रिपीटेड आ गया, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो थोड़े पुराने हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट कर ले हैं। आई होप सो फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से एक एक करके कवर कर लिया है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपने इसके पहले जितने भी यूनिट कवर कराए गए हैं वो सारे के सारे कवर नहीं किए हैं आपने, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली हमने नीट के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस कर लिए हैं, नीट लास्ट 3 ईयर्स के भी क्वेश्चंस कर लिए हैं, और क्लास 11th क्लास 12th के चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट भी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को एक एक करके कवर कर सकते हैं, जो कि आपके नीट 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।